यूपी के महासंग्राम में पीएम की पहली रैली। बिजनौर में पीएम मोदी की हुंकार। मोदी देंगे विजय मंत्र। पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश। सबसे बड़ी रैली, सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। तो अब से कुछ देर में पीएम मोदी बिजनौर पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी के बिजनौर दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम आपको पीएम के दौरे को लेकर 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पीएम के दौरे से बीजेपी पूरे पश्चिमी क्षेत्र को साधने में लगी हुई है। कोरोना पाबंदी के बाद आज पीएम की पहली बड़ी रैली हो रही है, लिहाजा तैयारियां भी बड़े पैमाने पर ही की गई हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और आस्था हमारे साथ, हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। आस्था, अब सभी की निगाहें हैं कि कब तक प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्या अपडेट्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल। रैली स्थल पर हलचल तेज हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है। और राहत की बात यह है, जीनत की मौसम खुल गया है। सुबह से जबरदस्त कोहरा था, मतलब आप 4 फीट के उस पार नहीं देख पा रहे थे, इतना जबरदस्त डेंस फॉग था। इसीलिए कयास तेज थे, कहीं ऐसा ना हो कि समय में बदलाव करना पड़े, लेकिन ऐसा है नहीं। अब सूरज खिल गया है, आसमान में हल्की धूप निकल गई है, मौसम साफ हो चुका है। रैली स्थल पर इस वक्त हम मौजूद है। मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर हलचल जबरदस्त है और भाजपा को चीयर करने के लिए बड़े पैमाने पर भीड़ यहाँ पर पहुंची है। अभी लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। भाजपा के कार्यकर्ता भी है और साथ ही साथ वो जनता भी है जो प्रधानमंत्री मोदी को आने वाली है। कई एलिवेशन लगाए गए हैं में ताकि सब लोग प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुन सके और आराम से देख सके। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर है। मंच भी तैयार है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार कैमरा मंच की तरफ घुमा दे, मंच की तरफ घुमाएं और दिखाएं कि वहां पर भी तैयारी पूरी हो चुकी है। मंच सजकर तैयार है। इंतजार प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पर आने का हो रहा है, जिनका 11:30 बजे के आसपास वक्त है कि पीएम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और मेरे सीधे हाथ की तरफ हेलीपैड बनाया गया है। यहाँ जो आप खाली मैदान देख रहे हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी वो आपको दिखाएं। दरअसल यहीं पर हेलीपैड बनाया गया है मेरी दाईं तरफ, और प्रधानमंत्री मोदी का चॉपर 11:20 पर यहीं उतरेगा और उसके बाद वो सीधा मंच पर पधारेंगे। वो मंच जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है और रैली स्थल पर जबरदस्त इस वक्त हलचल है। भाजपा के सपोर्टर यहाँ पर आए हुए हैं और साथ ही बिजनौर की वो जनता भी है। और मेरे साथ मेरी सहयोगी अनामिका भी मौजूद है, वो भी लगातार इस कवरेज में हमारे साथ है। तो अनामिका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बैटल बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कोरोना पाबंदियों के बाद आज ये पहली नॉर्मल रैली प्रधानमंत्री की होने जा रही है, तो उम्मीद भाजपा को भी बहुत है पश्चिमी यूपी के लिहाज से। और 10 तारीख अब ज्यादा दूर नहीं रह गई। देखिए, माना ये जाता है कि जो फर्स्ट फेज सेकंड फेज के इलेक्शन होते हैं, जब वोटिंग होती है तो लोगों में करंट दौड़ता है और वो करंट तय करता है कि आने वाले फेजेस में क्या होने वाला है। आज जब पहले और सेकंड फेज में जब वोटिंग हो जाएगी तो लोग ये आकलन करेंगे कि सरकार किसकी बन रही है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाएगा कि जब ऐसे लोग मान लेंगे कि सरकार किसकी बन रही है तो उस हिसाब से वोटिंग करते हैं। तो लोग, पब्लिक अभी जानती है और पॉलिटिकल पार्टीज भी जानती है कि पहले फेज का असर अंतिम फेज तक जाने वाला है, लिहाजा वेस्ट यूपी उनके लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि अगर बिजनौर की बात की जाए तो बिजनौर में सेकंड फेज में वोटिंग होनी है। बिजनौर के साथ साथ सहारनपुर है, अमरोहा है, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, कुल 9 जिले हैं जहाँ पर वोटिंग होनी है। तो यानी कि ये जो रैली हो रही है वो यहाँ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसके साथ साथ जो 9 जिले जो इसके आसपास लगे हुए हैं वहाँ पर भी इसका असर जाएगा। और आज की इस रैली से संदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में भी जाएगा, उत्तराखंड में भी जाएगा, क्योंकि बिजनौर एक ऐसा जिला है, इसकी जो सीमा है वो उत्तराखंड से लगती है। और कहा यह जाता है कि यहाँ से लखनऊ ज्यादा दूर है लेकिन देहरादून पास है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सपा और आरएलडी गठबंधन में है और बिजनौर और आसपास के जिले जिनका आपने जिक्र किया, वहां पर मुस्लिम आबादी बड़े तादाद में रहती है। तो ऐसे में विपक्ष से कड़ी टक्कर इस बार मिल सकती है। जानकार ये भी मान रहे हैं कि रात 2017 की तरह उतनी आसान नहीं होने जा रही। देखिए, 2017 के चुनाव में बीजेपी को वेस्ट यूपी से काफी अच्छा रिजल्ट मिला था, काफी अच्छा वहाँ पे लोगों को साथ मिला था उनको। लेकिन 2022 के चुनाव में बीजेपी ये जानती है कि कृषि कानून आंदोलन के बाद से वेस्ट यूपी में हालात उतने बेहतर नहीं थे। हालांकि इसको बहुत कवरअप करने का प्रयास किया गया। पहले ही कृषि कानून जो था वापस ले लिया गया। उसके बाद जो बीजेपी के लीडर्स दोनों ने चौपाल की किसान सम्मेलन किए, किसानों को समझाने का प्रयास किया कि जो कृषि कानून आपको पसंद नहीं था वो हमने वापस ले लिया।
इसके बाद भी बीजेपी ये मानती है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कम से कम जाट और मुस्लिम वोटों के लिए चुनौती है बीजेपी के लिए, और शायद यही वजह है कि अमित शाह भी मैदान में उतरते हैं तो डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, लोगों से वोटों की अपील करते हैं। बीजेपी ने ताकत छोड़ दी है अपनी, चाहे अनुराग ठाकुर की बात करें या अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, तमाम बड़े जो लीडर्स हैं बीजेपी के वो वेस्ट यूपी में कैंप कर रहे हैं लगातार। आज पीएम मोदी की पहली फिजिकल रैली वेस्ट यूपी में ही होने जा रही है। आपको याद होगा चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के बाद से तमाम पीएम मोदी ने वर्चुअल रैलियां की हैं, लेकिन पहली फिजिकल रैली 10 फरवरी की पहली वोटिंग के बाद। जितने स्टार प्रचारक, वरिष्ठ नेता, संगठन और पार्टी सरकार से जुड़े हुए हैं वो सभी पूरी तरह प्रचार की कमान अपने हाथ में ले चुके हैं। लेकिन इस पूरे क्षेत्र को अगर देखें रामिका, तो यहाँ पर दलित वोटर्स भी बड़ी तादाद में है। मुस्लिमों के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो दलित वोटर्स हैं। तो ऐसे में बहन जी का भी प्रभाव यहाँ पर हो सकता है क्या, क्योंकि यहाँ की 2 लोकसभा सीटें बसपा के पास हैं इस वक्त। बिल्कुल, देखिए दलित वोटर्स यहाँ पे ज्यादा है। बिजनौर की अगर बात की जाए, संभल की बात करें, अमरोहा की बात करें, तो ये वो जिले हैं जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य होने के साथ साथ दलित वोटर्स की संख्या ज्यादा है, और लगभग हर सीट पर निर्णायक भूमिका में भी है मुस्लिम वोटर्स और दलित वोटर्स। तो पार्टी ये बात बखूबी जानती है। हालांकि ये और बात है कि 2017 के चुनाव में बीएसपी ने यहाँ पे अपनी सीटें बहुत हद तक गंवा दी। बीएसपी का खाता भी नहीं खुल पाया बिजनौर में या इसके आसपास के कुछ जिलों में। तो ये जरूर माना जा रहा है कि बसपा का जो वोट बैंक खिसक गया था 22 के चुनाव में, प्रयास ये है कि खोए हुए वोट बैंक को एक बार फिर से वापस लेके आया जाए। ठीक, एक और जानकारी देनी बहुत जरूरी है आस्था, वो ये है कि टिकटें कैसे दी गई हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, वो जरूर साझा कर देते हैं दर्शकों के साथ। इस पर भी बात करेंगे जब आप लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र होता है। भाजपा ने जिले में 3 ठाकुर, 2 जाट, 2 अनुसूचित जाति, 1 सैनिक को टिकट दिया। और आरएलडी एसपी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 2 जाट, 2 अनुसूचित जाति, 1 सैनिक, 1 गुर्जर और 2 मुस्लिम को टिकट दिया गया। और कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पर 4 मुस्लिम्स को जो है टिकट दी है बाकायदा, और 1 अनुसूचित जाति, 1 सैनिक और 1 त्यागी को मैदान में उतारा है। तो सोशल इंजीनियरिंग तो यहाँ पर नजर आ रही है। और जैसे कि आस्था हम सुबह से जिक्र भी कर रहे हैं, यहाँ के वोटर्स फ्लोटिंग वोटर है, वो कभी किसी एक के साथ नहीं रहे। हर पार्टी पर मेहरबानी उन्होंने दिखाई है, चाहे बीएसपी की बात 2007 की करें, 2012 समाजवादी पार्टी या फिर 2017 बीजेपी। देखिए, वोटर्स के मन में क्या है, वोटर्स के दिल में क्या है, स्थिति अब 2017 से उलट है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जाटों के लिए रस्साकशी आज से पहले नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जाट ज्यादातर भाजपा के साथ जाता था। लेकिन इस बार आरएलडी और सपा के अलग दावे हैं। बहन जी भी मैदान में है, और जानकार तो ये भी कहते हैं कि बहन जी की पार्टी कहीं मुस्लिम वोट कटवा ना बन जाए, समाजवादी पार्टी या रालोद को उससे नुकसान ना हो जाए। लेकिन बिजनौर की 8 सीटों पर आपने जो जातिगत समीकरण बताया उस पर हम चर्चा करते हैं। और हमने कहा यहाँ पर अगर आप गठबंधन के प्रत्याशी देखें और भाजपा के प्रत्याशी देखें तो आबादी के हिसाब से, वोट बैंक के हिसाब से काफी ध्यान रखा है दोनों ही पक्षों ने। यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट्स भी मैदान में है, यहाँ पर जाट कैंडिडेट्स भी मैदान में है, और अनुसूचित जाति से जुड़े हुए भी कैंडिडेट्स मैदान में है। तो बगैर जातिगत समीकरणों को साधे, बगैर दंगों का दर्द याद दिलाए, या फिर सीए प्रोटेस्ट में जो हिंसा हुई थी, आपको ध्यान होगा कि बिजनौर में भी प्रदर्शन हुए थे और 2 युवकों की मौत हुई थी, तो प्रियंका गांधी उनके घर भी गई थी। तो ध्रुवीकरण भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस क्षेत्र में। देखिए, बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे प्रभावी हैं। आपको याद होगा कि जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था तो मुस्लिम इलाके, जिसमें अमरोहा भी शामिल है और बिजनौर भी शामिल है, इसके अलावा मुरादाबाद प्रोटेस्ट वहाँ पर भी हुआ था और काफी लोगों को क्षति भी पहुंची थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पलायन बड़ा मुद्दा रहा है वेस्ट यूपी से, और वो इलाके जो मुस्लिम बाहुल्य है वहाँ पर यह आरोप लगाया जाता है कि जो वहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं उनको रहने में काफी दिक्कतें होती रही पिछले दिनों। लेकिन बीजेपी ने दावा ही यही किया था कि हम पलायन के मुद्दे को खत्म करेंगे, पलायन को रोकेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अगर से आप आगे बढ़ेंगे वेस्ट यूपी की तरफ, जिसमें रामपुर भी आता है, बरेली भी आता है, बदायूं भी आता है, शाहजहांपुर भी आता है, तो वहाँ पर गन्ना बेल्ट काफी ज्यादा है पीलीभीत से लगे जिलों में। तो गन्ना जो मुद्दा रहा है वो भी काफी महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, और शायद यही वजह रही कि कोई गन्ने का जिक्र करता है, कोई जिन्ना का जिक्र करता है। तो आप वेस्ट यूपी को अगर आंकेंगे तो गन्ना जिन्ना दोनों ही महत्वपूर्ण है। अगर वेस्ट यूपी की बात बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण मोदी फैक्टर भी है नामिका, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हमने लोगों से बात की बिजनौर में भी, आप भी काफी दिनों से रिपोर्टिंग कर रही हैं, हम भी लगातार चुनाव एक्सप्रेस शो लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, और यहाँ पर भी जो जनता से हमने बात की है कि जब राष्ट्रवाद की अलग जलाने की बात आती है तो प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा चेहरा जो है वो अभी आज की डेट में नजर नहीं आता, और जब मोदी फैक्टर हावी होता है तो कई बार जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर पोलराइजेशन हो जाता है। तो भाजपा इस
फायदे को भी अपने ज़हन में रखे हुए हैं। देखिए, बीजेपी ने इस फायदे को 2017 के चुनाव में आंक लिया है और बीजेपी को ये बखूबी पता है कि सारे फैक्टर्स एक तरफ, सारे जातिगत आंकड़े एक तरफ, मोदी फैक्टर एक तरफ, जो हर सीट पे प्रभावी है। और शायद यही वजह है कि पीएम मोदी स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहले पायदान पर है उत्तर प्रदेश में। इसका कारण सिर्फ यही नहीं है कि राष्ट्रवाद। अगर बात करेंगे आप कि सरकार की योजनाओं की, तो मैं दो ऐसे योजनाओं को मानती हूँ जिन्होंने काफी असर डाला लोगों पर। एक थी प्रधानमंत्री आवास योजना और दूसरी थी उज्ज्वला योजना। इन दोनों ही मुद्दों ने हर सीट पे प्रभाव डाला है अपना अपना। जब लोगों से बात करेंगे तो उनके जहन में अगर कुछ योजनाएं याद होंगी तो उसमें सिलेंडर याद होगा उनको, एक उनको आवास याद होगा। इन दो मुद्दों ने शौचालय को भी लोग याद कर रहे हैं क्योंकि ये खेती किसानी से जुड़ा इलाका है, बड़े पैमाने पर खेत हैं और महिलाओं को बहुत दिक्कत, बहुत समस्या होती थी, तो लोग शौचालय को भी याद कर रहे हैं कि ये जो सम्मान मिला है, ये जो सुविधा मिली है, उसको हम भूल नहीं पाएंगे। और आपने गरीबों के लिए मकान का जिक्र किया, तो बार बार योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को दोहराया है कि हमने अगर माफियाओं की संपत्ति जब्त की है, उसको ध्वस्त किया है, तो उन्हीं से खाली कराई गई जमीन पर हम आवास देंगे। तो बात चाहे सीएम आवास योजना की हो, पीएम आवास योजना की हो, तो इसके लाभार्थियों तक भी जो पहुंचा है, जिन जिन को आवास मिले, तो ये चलिए, तो ये चर्चा तो इसी तरह से जारी रहेगी। प्रधानमंत्री जब तक पहुंचेंगे हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर मैदान में बीजेपी, बीएसपी, एसपी, आरएलडी और कांग्रेस आए हुए हैं। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने 45 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। इसमें बलिया नगर से दयाशंकर सिंह, पडरौना से मनीष जायसवाल और अमेठी से संजय सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा सुल्तानपुर से विनोद सिंह, इलाहाबाद उत्तर से हर्ष वाजपेयी को टिकट दिया गया है। बाराबंकी से डॉक्टर रामकुमारी मौर्य, कोराव से राजमणि कौल, टांडा से कपिल देव वर्मा को मैदान में उतारा गया है। वहीं अलावपुर से त्रिवेणी राम, अकबरपुर से धर्मराज निषाद, पडरौना से मनीष जायसवाल, सलेमपुर से विजय लक्ष्मी गौतम, फूलपुर पवई से राम सूरत राजभर, घोसी से विजय राजभर को प्रत्याशी बनाया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बलिया से प्रत्याशी बना करके मेरे ऊपर भरोसा किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अपने नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ वो हमको बलिया से प्रत्याशी बनाया है, मैं उसमें सफल रहूंगा। और मैं अपने साथ साथ मेरी कोशिश होगी कि वहाँ बलिया से पिछली बार हम लोगों ने 5 सीटें जीती थी, इस बार हम लोग 7 सीट जीत करके आए। और इसी बीच टिकट कटने से नाराज सुरेंद्र सिंह ने बैरिया की बात करेंगे, चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कल निर्दलीय नामांकन करूंगा। बलिया के बैरिया से मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को पार्टी की ओर से टिकट मिला है। सुरेंद्र सिंह का टिकट कटा, लिहाजा वो नाराजगी दिखा रहे हैं और अब निर्दलीय ही ताल ठोकने के लिए अलर्ट कर दिया है। उन्होंने कल पर्चा दाखिल करेंगे ये भी बता दिया है, ऐलान कर दिया। आपने सुना होगा, तमाम विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं सुरेंद्र सिंह। उधर राज्यसभा में स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा सांसदों ने मशहूर गायिका के सम्मान में मौन रखा। थोड़ी देर के लिए राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित की गई। चलिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।